मित्रों, हमारी सरकार को 3 साल अब पूरे हो रहे हैं और इस 3 साल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है, आर्थिक स्थिति है, वो धीरे धीरे बहुत मजबूत बनती हुई दिख रही है। हमारी सरकार जब आई थी, जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, उस साल में हमारे देश का रेवेन्यू 13 लाख करोड़ रुपए था और जब 3 साल अब पूरे होंगे तो 3 साल पूरे होने के बाद हमारा रेवेन्यू 20 लाख करोड़ तक आया है। और जीएसटी और नोटबंदी, ये 2 निर्णय के बाद देश से नंबर 2 की इकोनॉमी लगभग समाप्त होगी और पूरे व्यवहार नंबर 1 में होंगे। और डिजिटल करेंसी के कारण मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे सरकार के जब 5 साल पूरे होंगे तब हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट 28 लाख से 30 लाख करोड़ रुपए तक रहेगी, जो हमारे देश की मजबूत आर्थिक नीति का परिणाम होगा। ये 30 लाख करोड़ अगर होंगे तो हमारा बजट दुगना होगा। बजट दुगना होगा, इसका मतलब आज जिस हेड पर जितना पैसा, उससे दुगना पैसा उसके ऊपर आएगा। और इसलिए वी आर द रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। इसका कारण था रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप। ये तीनों बातों में जो फर्क पड़ा है वो मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश एक आर्थिक महाशक्ति बनने की प्रक्रिया में गतिशील गति से आगे जा रहा है, इसका ही द्योतक है। जहां तक ये अगर डेवलप करना है तो हमको जीडीपी, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट एंड पर कैपिटा इनकम बढ़ाना होगा। अभी हम लोग 7.6 तक जा रहे हैं, ऐसी बात हो रही है, पर मेरा विश्वास है कि इस 2 साल के अंदर ही हम लोग डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ में जाएंगे। और हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो कुछ राज्यों में माइनस भी था, वो एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 14% तक जाएगा। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार हूं। हमारे देश में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की लेंथ थी, अब उसको हमने 2 लाख किलोमीटर किया है। और पहले 52 लाख किलोमीटर देश में रोड थे, जिसमें से 2% नेशनल हाईवे था और देश का 40% ट्रैफिक 2% रोड पर था। अब ये हमने 2 लाख किलोमीटर करने से ये 4% रोड लेंथ पर हमारे देश का 80% ट्रैफिक होगा। जो 10,000 PCOS के ऊपर अगर ट्रैफिक होगा तो हम 4 लेन रोड बनाएंगे और 20,000 PCOS के ऊपर ट्रैफिक होगा तो हम 6 लेन बनाएंगे। वो सीमेंट कंक्रीट के रोड हम बना रहे हैं और इसलिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ा बदलाव आएगा। अभी तक हमारे शिपिंग और पोर्ट मिलाकर हमने 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा काम के वर्क ऑर्डर दे दिए हैं और हमारा प्रयास है कि हमारे 5 साल पूरे होंगे तो मेरी ही मिनिस्ट्री का टारगेट है कि हम 25 लाख करोड़ रुपए का काम इस देश में करेंगे। हमारी सरकार जब आई थी तब हमारा राष्ट्रीय महामार्ग 2 किलोमीटर पर डे तक आ पहुंचा था। आज हमारे देश में इस 3 साल में, तीसरे साल में 23 किलोमीटर पर डे आया है और अभी हम 40 किलोमीटर पर डे का टारगेट हमने रखा है। हम 13 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और इस देश में एक्सप्रेस हाईवे कहीं था ही नहीं, एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे। पहला एक्सप्रेस हाईवे मुंबई और पुणे के बीच में था, जो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, पर वो महाराष्ट्र सरकार ने बनाया था। पहला एक्सप्रेस हाईवे का हम 15 अगस्त को उद्घाटन करने जा रहे हैं। वो दिल्ली वासियों के लिए इस 10 साल में से सबसे बड़ी भेंट होगी। ये हाईवे दिल्ली का 50% पोल्यूशन और 50% ट्रैफिक जाम कम करेगा। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यहाँ से एक दूसरे स्टेट में जाने के लिए दिल्ली के बीच में से जाना पड़ता था। अब जरूरत नहीं होगी, अब बाहर के बाहर आप रिंग रोड से जाएंगे। और ये एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे ये रिकॉर्ड ब्रेक टाइम में पूरा हो रहा है। कभी आपको अगर देखने का मौका मिला तो जरूर जाके आइए, इस हाईवे पे जाने में एक मजा रहेगी।
और ये 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने कहा था 400 दिन में पूरा करो। ये 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसका जो हमारे पास है वो हम लोग 15 अगस्त को करेंगे। जो हरियाणा की हद में वो दिसंबर के पहले पूरा होगा और दिल्ली को प्रदूषण से और ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। दूसरा एक्सप्रेस हाईवे हम दिल्ली मेरठ का काम 3 महीने में शुरू कर रहे हैं। अपना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू हो गया है, आपको पता ही होगा। तो मैं मुझे ज़्यादा आप ही लोग जल्दी वो स्वामीनारायण मंदिर से जाते होंगे, जहाँ 14 लेन का रोड हम बना रहे, 14 लेन का। रात दिन काम शुरू है। दिसंबर तक ये भी पहला पैकेज कम होगा, पूरा होगा। दासना तक 14 लेन रोड है और दासना के बाद ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है। तीसरा एक्सप्रेस हाईवे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है, जो और उपयोगी होगा, वो उसका काम अभी 3 महीने में शुरू करेंगे। चौथा एक्सप्रेस हाईवे जो है बड़ोदरा से मुंबई है, वो 44,000 करोड़ का है, 3 महीने में उसका भी काम शुरू हो जाएगा। और एक अमरावती जो आंध्र प्रदेश का कैपिटल है, वो उसका रिंग रोड एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे, उसका भी काम शुरू हो गया है। तो आने वाले समय में 5 एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू हो गया है। दिल्ली से जयपुर हम नया एक्सप्रेस हाईवे का काम इसी साल में शुरू करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली से कटरा श्रीनगर ये भी एक्सप्रेस हाईवे का काम हम इसी साल शुरू करेंगे। यही हमारी उपलब्धि है। जनता का सहयोग, शुभेच्छाएं, आपका आशीर्वाद हमारी पूंजी है और इसी के आधार पर हम आगे काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नितिन जी, ऐसा लग रहा था कि ये 3 साल का नहीं 30 साल का कुछ आप बता रहे हैं। कांग्रेस के मित्र जब मिलते हैं तो एक सवाल पूछते हैं कि नितिन गडकरी जी जब बोलते हैं तो एक सवाल तो बनता है, बाकी तो हमको ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन एक सवाल बनता है कि यही सरकार थी, यही अधिकारी थे, यही सब कुछ देश था, आपके जैसा ही कोई एक मंत्री था, लेकिन फर्क क्या है कि एकदम से इतना काम और करोड़ों लाखों करोड़ों में हो रहा है। ये तो आपके लिए बहुत आनंद होगा। मैं वैसे अभी इस साल हमने 16,800 करोड़ 16,800 किलोमीटर रोड वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो मैं लंदन में मुझे एक मिले विवेक ओबेरॉय फिल्म एक्टर, और वो भी थे कार्यक्रम में। तो मुझे बोले नितिन जी ये इतनी बड़ी बात है, मुझे भी पता नहीं है। तो उनके बाजू में एक सज्जन बैठे थे, बोले ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का काम करते हैं और ये आपका जो है, ये मैं इनको पूछ रहा हूँ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आप इसको रजिस्टर क्यों नहीं करते? तो ये मैं तब मुझे पता चला कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चलिए हम एडवांस में बधाई देते हैं। मैं आपको इसका सिंपल कारण बताता हूँ। मैं इंजीनियर नहीं हूँ और मुझे रोड कंस्ट्रक्शन का कुछ नहीं समझता। ये मेरे बारे में एक लोगों के मन में परसेप्शन है, बड़े बड़े इंजीनियर्स में भी है, कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ सिविल इंजीनियरिंग का और मैं इंजीनियरिंग का जानता हूँ। मैं नहीं कुछ जानता। ये काम इसलिए मैं कर सका, इसका सबसे बड़ा सीक्रेट अगर कोई है तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक और बड़ा छोटा स्वयंसेवक हूँ। और हमको संघ में एक सिखाया देश के लिए काम करना। और इसलिए मुझे जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, बाय हुक और क्रुक, मैं जानता हूँ कैसे काम करना, हाउ टू गेट इट डन। आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। तो मैं सीधे मार्ग भी जानता हूँ और टेढ़े मार्ग भी जानता हूँ। तो देश के लिए कोई भी मार्ग से जाना मैं पसंद करता हूँ। तो मैं अधिकारी को कहता हूँ आपको दौड़ना होगा, दौड़ोगे तो मेरे साथ चलोगे, नहीं दौड़ोगे तो घसीटते हुए लेके जाऊंगा, पर मैं चलूंगा, मैं दौड़ूंगा। और इसलिए देश के लिए काम करने का अवसर हमें मिला है। हमारा संस्कार ये है कि पॉलिटिक्स इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और देश के लिए काम करने की जो संस्कार मिला है वही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा। और मैं एक एक मिनट में अस्वस्थ रहता हूँ कि मैं ये देश के लिए क्या कर सकता हूँ, ये लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। ये संस्कार, यही मेरी ताकत है। बाकी मुझे कोई इंजीनियरिंग का, फाइनेंस का, लोग समझते मैं बहुत फाइनेंस का भी मुझे कोई ज़्यादा नहीं समझता। मुझे समझता है देश के लिए काम करना, बस यही एक पूंजी है जिसके आधार पर हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये सारे काम करने में कई अड़चनें भी आती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि कई जगह पर ऐसे ऐसे एनजीओ है, इन्वायरमेंटल के एक्टिविस्ट है, और वो कुछ भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट को छोटे से कागज के द्वारा रोक देते हैं। ये तो चलता ही है। मैं अंग्रेजी में एक बात बहुत बार कहता हूँ, देयर आर सम पीपल who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems. इस देश में जितने लोग हैं उतनी समस्या है। रोना नहीं चाहिए, निगेटिव माइंड सेटअप नहीं चाहिए, पॉजिटिव माइंड सेटअप, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टीम वर्क
फुल ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री। मैंने 6 लाख करोड़ के काम दिए, पर एक भी कॉन्ट्रैक्टर मेरे घर पर नहीं है, मुझे मिलने की जरूरत नहीं पड़ी किसी को। 12 बजे ही टेंडर होता है, 3 बजे वर्क ऑर्डर मिलता है। और देश के लिए काम करने की कमिटमेंट ये अगर होगी, तो मैं बहुत बार मजाक में एक बात कहता हूं कि इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, बट इफ देयर इज नो विल देयर इज नो कमिटमेंट, देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। तो मैं हमारे बहुत साल देखा है हमने, ये हमारे होता है नहीं, मतलब ये बंद करो, उठाओ किताबें आपके, ये रिसर्च फिसर्च की बात लबड़ा यहाँ मत लाओ, काम करो, हाँ बोलो या ना बोलो, दोनों से काम होता है। तो क्या अधिकारी काम करते हैं? अच्छा काम देखिए मैं आपको बताता हूँ, घोड़ा कैसा भी हो, बैठने वाला मजबूत चाहिए। और अगर मजबूत होगा तो कभी वो प्रेम से भी चुचकारता है, कभी आता है तो ठोकता भी है उसको, तो दोनों में चलता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर अधिकारी आपको मदद करे, लेकिन समस्या वहाँ भी आती है, जैसे विरोधी पार्टी की सरकार हो तो वो नहीं चाहती कि पॉलिटिकल क्रेडिट आपको मिले और इसलिए उसमें अड़ंगे अटकाती है। देखो, क्रेडिट के लिए तो कभी जाना ही नहीं चाहिए पीछे। मैंने आज तक अपने जीवन में कोई कटआउट नहीं लगाया, किसी के गले में हार नहीं डाला और किसी नेताओं को मैंने अपना बायोडाटा नहीं दिया। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। मतलब मेरे डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैंने आपको जितना बताया वो 5% है, और 95% हमारे लोगों को भी पता नहीं कि मैं क्या काम करता। तो ये प्रॉब्लम ये है कि लोग 10 रुपए का काम करते और 100 रुपए का प्रचार करते हैं। हम 100 रुपए का काम करके 10 रुपए का प्रचार करते हैं, हमारा वीक पॉइंट है। पर मुझे लगता है कि इसके लिए दौड़ना नहीं चाहिए, जो होगा वो लोगों को समझ में आएगा। पर एक बात मैं आपको, पार्लियामेंट में आप कभी थे कि नहीं मालूम नहीं, मैंने अभी मोटर व्हीकल एक्ट हम लोगों ने लाइव में देखा, लाइव बताया, तो मुझे लग रहा था कोई मेरी श्रद्धांजलि की सभा हो रही है, क्योंकि हर पार्टी का नेता कांग्रेस से लेकर उठता था और इतनी मेरी तारीफ करता था और इतना अच्छी बात कहता था और फिर वो उसको सपोर्ट करता था। तो मुझे बीजेपी के एमपी ने कहा कि ये कैसे चमत्कार है कि आज वो उठता है, वो इतने घोर विरोधी अपने, अच्छा वो ये भी पार्टी के बारे में विरोध में, सरकार के बारे में कभी बोलते थे। तो मैंने 2 चीजें की। मेरे यहाँ कोई भी पार्टी का कोई भी एमपी आए, ये थावरचंद जी बैठे हैं, ये मेरे पास आए लिस्ट लेकर, तो ये एमपी और इसके जो चल रहा था, तो वो थोड़ा एमपी वाले वो इतना कैसा, मैंने बोला ला चल मंजूर कर, पूरा इनके हाथ में लेटर दे दिया, पूरा मंजूर कर दिया। तो मेरे यहाँ कोई एमपी पार्टी का ऐसा नहीं है अभी तक कि जो मेरे पास कुछ मांगने के लिए आया तो 0.001% एक आधे बार मैंने नहीं बोला। आज पहली बार बहुत दिनों के बाद नरेंद्र तोमर जी आए थे, वो ग्वालियर के अंदर एक 1500 करोड़ का ब्रिज बनाना चाहते थे। पहली बार मैंने कहा ये नेशनल हाईवे नहीं है, मैं कैसे बना सकूंगा, अदरवाइज मेरे इसमें नहीं है ही नहीं। जो भी मुझे कोई भी छोटा आदमी मिलता है और बोलता है ये काम करना है, तो बोलता हो सकता है क्या, आओ मैं अभी देखता हूँ। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो कोई भी आता है उसका काम होता है, जो कानून में बैठता है वही मैं करता हूँ, मैं कोई गलत नहीं करता। तो उसके कारण लोगों को विश्वास है और सब लोगों को मैं भावना है कि ये मेरी बात जो सही थी उन्होंने मानने की, तो उसमें कारण सबका सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल। सीमेंट कंपनियों ने पहले तो तैयारी दिखाई, बाद में फिर रेट बढ़ाए, उस समस्या को अभी कैसे डील करेंगे? मैं ठोकूंगा उनको। कल मैंने मीटिंग ली उनकी और मैंने उनके सब ऐसे अधिकारी बैठे थे, बोला तुम 3 दिन के अंदर भाव कम करो तो लॉकअप में बंद करूंगा, तुमको ठोकूंगा, मेरे कारण तुम्हारी इंडस्ट्री चल रही है। ये आपका जो दिल्ली का रोड बन रहा है, एक रोड पर एक दिन में 12 लाख सीमेंट की गोनी लगती है, 12 लाख। मतलब सीमेंट के कंपनी को सब मैंने बोला, मैं आपका डिमांड, पहले आप बैठे थे चुपचाप, मैंने कैपेसिटी बढ़ाई और तुम ब्लैक में, मैं सब डांबर रोड पे चला जाऊंगा, और नहीं तो मैं 10 कंपनियां भारत सरकार की बंद पड़ी वो चलाने के लिए। मुझे याद है पिछले साल इसी मंच पे आपने सीमेंट कंपनियों को रियायत दी थी, ऑफर दी थी, और उसके बाद उन्होंने रेट भी कम किए थे। हमारे पास एक इनाम करके पोर्टल है, उसमें 285 लाख टन सीमेंट, 139 सीमेंट फैक्ट्री का बुकिंग है, और सीमेंट का रेट है 120 रुपये, 130 रुपये, 140 रुपये पर बैग, मार्केट में 350 है। टैक्स एक्स्ट्रा, ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा, पर कैश एंड कैरी है, पहले कैश दो फिर सीमेंट मिलेगा। तो मैंने उनको कहा एक भी नहीं देगा तो याद रखो, अभी मैंने सब कॉन्ट्रैक्टर को कहा और आपके मार्फत मैं देश के सभी राज्य सरकारों को, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, ग्राम पंचायत को, नगर परिषद को और भारत सरकार के सभी विभागों को और कारपोरेशन को कहता हूँ
कि जो भी राज्य सरकार का और भारत सरकार का काम है, इनाम पर आइए, सीमेंट खरीदी करिए, आपको इस भाव में सीमेंट देने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर कोई नहीं देता, वो कंपनियों के नाम है, तो मैं जिम्मेदार हूँ, और नहीं देते तो मैं उनके ऊपर कार्रवाई करूँगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ आपने जिस ई व्हीकल की बात की, इसका क्या हम समय सीमा क्या माने, कब तक आएगी? देखिए, इसमें ऐसा है कि चाइना में इलेक्ट्रिक बस डेवलप हुई, हमारे हिंदुजा जो है अशोक लेलैंड वाले, उन्होंने लंदन में इलेक्ट्रिक बस तैयार की। अभी ये टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ी तैयार हुई, अभी निसान की इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ई ऑटो रिक्शा है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लंदन में जब गया तो एक इलेक्ट्रिक बस की कीमत 2.5 करोड़ थी, क्योंकि उसका जो बैटरी बैकअप था वो उसकी कीमत 55 लाख रुपए थी। वो लिथियम आयन बैटरी, लिथियम। फिर आया और मैंने एक दिन पढ़ा कि हमारे इसरो के लोग सैटेलाइट के लिए लिथियम आयन बैटरी तैयार करते हैं। तो मैंने इसरो के लोगों को बुलाया और उनको बुलाकर मैंने कहा कि आप ये लिथियम आयन बैटरी सैटेलाइट के लिए बनाते, ये आप गाड़ी के लिए, बस के लिए क्यों नहीं बनाते? तो बोले हम बना सकते हैं। तो मैंने पूछा तुम बनाते क्यों नहीं हो? बोले हमको किसी ने कहा नहीं, इसका नाम है सरकार। तो बोला मैं कहता हूँ, आपको पैसे चाहिए? बोले नहीं। 6 महीने के बाद वो मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि लिथियम सेल हमने बना लिया। अब वो सेल बनाने के बाद उन्होंने भेल को दे दिया टेक्नोलॉजी। तो मैंने उनको कहा कि आप ये जो सेल है, ये आप प्राइवेट को ओपन कर दो टेक्नोलॉजी। तो फिर कैबिनेट से मैंने एक बार प्रधानमंत्री को कहा, प्रधानमंत्री को से विभाग है, उनने कैबिनेट सेक्रेटरी को कहा कि नितिन जी कह रहे हैं आप बैठो। फिर मेरे यहाँ मीटिंग हुई, किरण कुमार जो है सेक्रेटरी और उसकी लिस्ट वह थे। मैंने कहा आप ये मत करो, आप सबको दे दो, जो भी आएगा उसको दे दो। और इसलिए आपके मार्फत मैं देश के लोगों को आह्वान करता हूँ कि अब लिथियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी प्राइवेट लोगों को देने के लिए इसरो तैयार है। और अभी मारुति सुजुकी यहाँ बैटरी फैक्ट्री डाल रही है, और ये भी टेक्नोलॉजी है, और इससे कॉस्ट कम हो गई। और कल एक 8 दिन पहले मेरे पास प्रेजेंटेशन हुआ, 2.5 करोड़ की बस की कीमत अभी 95 लाख पर आई है। आपको पता होगा कि मोदी जी जब पहली बार मुख्यमंत्री थे तो सोलर पावर जो आई गुजरात में, उसकी कीमत 16.5 रुपये यूनिट आई थी। पर जब वो संख्या बढ़ गई तो कल जो आई वो 2 रुपया 53 पैसा आई है। तो ये इतना सस्ती होगी इसका कारण जब उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो अब ये लिथियम आयन बैटरी, ई ऑटो रिक्शा, इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया होगा। और मैं दिल्ली के जो बस में घूमने वाले लोग हैं, ये एयर कंडीशन बस में घूमेंगे, और टिकट रेट जो डीजल के बस का है उससे आधा होना चाहिए। ये मेरा सपना है। मैं सब स्टेट ट्रांसपोर्ट की मीटिंग बुला रहा हूँ, कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक बस चलाओ। और अभी नागपुर में मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्ट्रिक बस है, होगी। इथेनॉल पर चलने वाली 55 बसेस हैं जो किसानों ने तैयार किया हुआ है। बायो CNG पर की बस है। और दिल्ली में भी अब वही आएगी कि एयर कंडीशन बस में लोग घूमेंगे और टिकट रेट आधे होने चाहिए। तो मुझे लगता है वो सपना अब दूर नहीं है। अगले साल में आपको सबको ये रिलीफ निश्चित रूप से मिलेगा। हम जल्दी ही खाड़ी देशों के सेकों के हाथ में कटोरा देखेंगे। हमारे सुदर्शन जी थे, मुझे उनकी बात याद होती है। वो इंजीनियर थे और वो बार बार कहते थे कि इस देश का किसान बिजली और फ्यूल तैयार कर सकता है। मुझे बहुत बार कहते थे कैसे हो सकता मैं, पर मैं कहता था, वो भी लोगों ने हमको हमारी बात सुनते ही नहीं थे, कोई संगम भी नहीं सुनते थे कोई, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ इस पर कोई विश्वास नहीं रखता था। फिर मैंने इथेनॉल बनाया, अब बायो CNG बनाया, अब मैंने खुद सब प्रयोग किए हैं। अगर इसमें से किसी व्यक्ति को संशय होगा तो आए मेरे साथ, नागपुर में चल रहा। हाँ, मैं सब बनाया। और सुदर्शन जी का सपना था कि ये 7 लाख करोड़ हम जो इंपोर्ट करते हैं खाड़ी देशों से, क्यों नहीं हमारे किसान इसके लिए आ गया है। और हमारे किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, वो देश के लिए बिजली तैयार करे, वो देश के लिए पेट्रोल डीजल का पर्याय तैयार करे। ये सुदर्शन जी का सपना था। अब धीरे धीरे, मैं भाजपा का अध्यक्ष था तो मैं बोलता था, लोग बोलते थे ये नितिन जी बार बार यही बात करते हैं, तो लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं रख रहे थे। सुदर्शन जी के बात पर विश्वास है। अब स्थितियां ऐसी बदल गई कि एक समय जो कहने वाले लोग थे अब धीरे धीरे बोलेंगे, आप बोल रहे थे वो सही है, ये हो सकता है, इस देश का किसान, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो सकता है। आज ही मुझे सैनिया कंपनी के लोग आए थे। अब लखनऊ में इथेनॉल पर बस चलने वाली है, अब बस जो है वो पूना में चलने वाली है, अब बस कोल्हापुर में चलने वाली है। और इस देश का किसान पेट्रोल डीजल का पर्याय दे रहा है, पोल्यूशन फ्री, कॉस्ट इफेक्टिव, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, इंडिजिनियस।
और ये सुदर्शन जी का सपना पूरा हो रहा है। ये आपका सुदर्शन टीवी है और उस सुदर्शन जी हमारे कहते थे उनका सपना पूरा हो रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और ये 7 लाख का इंपोर्ट जिस दिन कम होगा वो पैसा देश के किसानों के पास जाएगा, देश के नौजवानों के पास जाएगा, लाखों लोगों को गाँवों में नौकरियां मिलेगी और इस देश का पोल्यूशन भी कम होगा, इस देश में ट्रांसपोर्ट भी सस्ता होगा, इंपोर्ट का पैसा पूरा गरीब लोगों के घर में जाएगा और गरीबी दूर होगी। इतना ही नहीं होगा, वहां से जो आता है, क्योंकि वहां पैसा जाएगा नहीं तो वापस आएगा नहीं, वहां से आके मदरसों के द्वारा जो आतंकवाद फैलता है वो भी तो रुकेगा, इसलिए वो भी काम होगा। ये आप कहिए, इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। चलिए, एक और विषय आया है कि आपने आजकल लोगों की लाल बत्ती हटा दी है, लेकिन बरकती है कि मानने को तैयारी नहीं है। सुना है कि आज फिर लाल बत्ती लगा ली है, तो कार्रवाई होगी। देखिए, मैंने कोई उनकी नहीं हटाई, ये फाइल मैंने लिख कर रखकर 3 महीने बंद पड़ी थी। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि हमारे 5 सीनियर मिनिस्टर हैं, अरुण जी, सुषमा जी, राजनाथ जी, वेंकैया जी और अमित भाई वगैरह से बात करके निर्णय करो। एक मीटिंग हुई, हमारा कोई निर्णय नहीं हुआ क्योंकि बड़ा हिम्मत का निर्णय था। मैंने प्रधानमंत्री के पास फाइल सौंप दिया, मैंने बोला देखो मेरा अभिप्राय ये कि ये बत्तियाँ निकालो, तो और बाकी निर्णय आपको जो रखना है रखो, ये फाइल रखी। उन्होंने 3 महीने रख दी। एक दिन मुझे फ़ोन आया कि ये कैबिनेट की मीटिंग है, इस दिन आप यहाँ है ना? तो मैंने कहा हूँ, संजय भावसार जी हूँ। बोले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस दिन कैसा भी करके हाजिर रहिए। तो मैं जाने के पहले उन्होंने कहा कि आज वो निर्णय करना है नितिन जी। बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा मैंने जम के सपोर्ट किया और पूरा ये बत्ती हटी। देखो मेरी हटी, प्रधानमंत्री की हटी, चीफ जस्टिस सबकी हटी है। और ये मुझे बताओ, आप मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पर मैं बताता हूँ। अब इसीलिए जाने जाते हैं। हाँ, जो सच है उसको बोलने में डर क्या है। 5% टोल बढ़ गया टोल नाके पर। इसका मतलब भलते लोग दिए लगा लगा के घूम रहे थे उत्तर प्रदेश बिहार में, वो मैग्नेट का दिया था, लगा लेते थे और हॉर्न बजा के चलते थे। ये ठीक नहीं था। अब वो टोल भी नहीं देते थे, तो टोल भी बढ़ गया ना इसका। लेकिन मतलब हमारे कुछ ज्योतिषी मित्रों की बड़ी कंप्लेंट है, उनका कहना है कि नेता आता था पूछता था लाल बत्ती कब मिलेगी। मैंने कहा वो अश्वत्थामा ने नहीं कि यहाँ एक लाल दिया लगाया, फिर एक पीठ पे लगा। चलिए, राजनीति में बहुत रंग है हिंदुस्तान के। ये कल्चर समाप्त हो रहा है। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। लीडर कोई बड़े लोग नहीं है। मैं कनाडा में गया था तो एक होटल में कॉन्फ्रेंस थी, बहुत देर हुआ, मैं और एक मंत्री भी आने वाले थे। तो मैंने बोला उनको, यार कब आएंगे मंत्री, अभी तो समय हो गया। बोले वो क्या बैठे हैं? एक चुपचाप एक आदमी अपनी गाड़ी चलाते आकर पीछे में टेबल पर बैठकर चाय पी रहा था। बोले वो मंत्री जी। बोला ये मंत्री है? कोई बंदूक नहीं, कोई गार नहीं, आके बैठा। देखो सादगी जो है वो हमारे सामाजिक जीवन की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है। मैं जॉर्ज फर्नांडिस जी को अपना आइकॉन मानता हूँ। एक बार मैं मंत्री था, मुंबई आए थे तो पहले उनको दांत निकालने के डॉक्टर के पास गए, अपने गाड़ी में थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, कोई रुबाब नहीं, वहाँ दांत निकाला, फिर सामने जूस वाले थे उसके पास जाके कुछ खाकर जूस पीकर मेरे घर पर आए। तो उनके जीवन में मैंने इतनी सादगी देखी, अरे मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ। और इतना बड़ा व्यक्ति, इतना विद्वान, सभी दृष्टि से एक आइकॉन माना जाए, और उनका इतनी बिल्कुल सादगीपूर्ण उनकी बात, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी ताकत है और इसके तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। बिल्कुल। अब एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा, और आशा है कि इतना बड़ा काम आप करें और ये भी आपके हाथों ही हो और आप कर सकते हैं। 1.5 लाख के आसपास लोग सड़क पर मरते हैं, ये रेशो कैसे कम होगा? देखो, ये मेरे डिपार्टमेंट का निगेटिव पॉइंट है और मैं ऐसा मंत्री को मैंने अपने डिपार्टमेंट को एक्सपोज करने का काम किया। मैं मंत्री बनने के बाद एक्सीडेंट की संख्या 4% से बढ़ी है और ये मुझे बड़ा दुख का विषय है, पर मैं रात दिन इसके लिए काम कर रहा हूँ। अभी हमने 786 एक्सीडेंटल स्पॉट आइडेंटिफाई करके 11,000 करोड़ रुपए उस पर खर्चा कर रहे हैं। फिर हमने अभी सब जगह, हिमाचल प्रदेश और सब जगह पर क्रैश बैरियर्स लगा रहे, पैसे मंजूर किए, ट्रैफिक सिग्नल लगा रहे इलेक्ट्रॉनिक सोलर पर, फिर रोड मार्किंग कर रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल गवर्नमेंट ने कहा कि जो CRF का फंड होता है उसमें 10% आप ये रोड सेफ्टी के लिए रखिए, तो वो भी फंड हमने अभी उसके लिए भी कर रहे हैं। पर ये सब काम अभी होने के लिए 2 साल लगेंगे
अभी हमारा नया मोटर व्हीकल एक्ट बिल लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास होना है, पर मैं आप सबका सहयोग मांगता हूँ। देखिए, हमारे देश में 30% लाइसेंस बोगस है, और इसलिए अभी मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता। एक एक आदमी जयपुर में लाइसेंस लेता, दिल्ली में लेता, उधर हरियाणा में लेता, इधर पुलिस ने मांगा तो ये सरेंडर करता, दूसरा चलाता। अब हम ई रजिस्टर बना रहे हैं, और अब ड्राइविंग में ऐसा है कि नेता, अभिनेता, मंत्री कोई भी हो, पत्रकार हो, अब उसको जाना पड़ेगा, कंप्यूटर परीक्षा लेगा और वो डिक्लेयर करेगा पास या फेल। आदमी है ही नहीं। जर्मनी में यही वो ऐसे हमने 28 सेंटर शुरू कर दिए, 2000 हम ऐसे शुरू कर रहे हैं। देश में 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है, और अभी इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम के जैसे राज्यसभा में बिल पास हो जाएगा तो इस सेक्टर को हम यूएसए, यूके के बराबरी का हमारा एक्ट होगा, और हर चौक में कैमरे लगेंगे। अब मैंने भी अगर वायोलेशन किया तो 24 घंटे के अंदर मेरे घर में टिकट आएगा, फाइन का कोई छूट नहीं सकता। पुलिस का कोई काम ही नहीं रहा। क्या मोटरसाइकिल की अलग से लेन, इस पर भी नहीं सोचा जा सकता? क्योंकि उनका फ्लाईओवर थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा। पुणे जैसे शहरों में बहुत पहले प्रयोग हुआ भी है, कई देशों में भी है। ये संभव नहीं है, पर एक बात, हमारे राज्य मंत्री जो है मनसुख भाई, ये साइकिल चलाते हैं। तो मैं जो आपका ही काम का है वो हाईवे, ये जो दिल्ली मेरठ हाईवे बना रहा हूँ, इसमें एक साइकिल ट्रैक बना रहा हूँ, और मैं बहुत से शहरों में साइकिल ट्रैक बना रहा हूँ। उस रोड के बगल के कई लोग यहाँ है। आपने दासना का नाम लिया, दासना के महाराज जी भी यहाँ है। तो दासना के महाराज जी को मेरी प्रार्थना है कि अब अगले बार दिल्ली जब आएंगे, हमारा रोड बनेगा तो वो साइकिल पे बैठकर आए। स्पेशल साइकिल ट्रैक होगा, और कार के बजाय साइकिल को अपना साधन बनाइए। और हमारे राज्य मंत्री तो बेचारे पार्लियामेंट में रोज साइकिल पे आते हैं, और मैंने भी एक साइकिल ली है, मेरी भी इच्छा होती है, पर कभी कभी क्या होता है, अब मेरे साथ Z+ सिक्योरिटी और 50 पुलिस वाले, तो मैं साइकिल पे बैठा हूँ गाड़ी में पीछे, तो वो भी हंसी आती है। लेकिन एक तरफ आप लोगों को कह रहे हैं कि साइकिल ले लो, और उधर आपने मुलायम सिंह की साइकिल छीन ली। देखो, हमारी साइकिल में हॉल बराबर है, हवा भरी हुई है ट्यूब में। चलिए, कुछ सवाल दर्शकों से लेते हैं। हाँ, माइक। माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। नितिन जी, आपने अभी साइकिल की बात की। हेलो। साइकिल का प्रोग्राम अखिलेश यादव का पूरी तरह फेल हुआ है, लखनऊ में हो या नोएडा में या गाजियाबाद में, और गांव में भी लोग साइकिल चलाने को राजी नहीं है। तो क्या ये जो विचार है एक तरीके से अव्यवहारिक नहीं होगा? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप जर्मनी में जाइए, स्विट्जरलैंड में जाइए, कल 2-4 दिन में लंदन में था, लंदन के मेयर ने स्पेशल साइकिल ट्रैक बनाया रोड की विड्थ कम करते हुए, और बड़े प्रमाण पर लोग साइकिल चला रहे हैं। और वो साइकिल भी ऐसी है कि ये अपनी जो पुरानी साइकिल ऐसी नहीं, उसको स्पेशल डिजाइन की बनाई, अभी अपने आप ही बन रही है कि एक टच करने से वो एकदम दौड़ती है, ताकत कम लगती है, गियर वाली। तो मुझे लगता है ये वर्ल्ड में सक्सेसफुल हुआ है, और आप इसको प्रोत्साहित करिए। समझिए कि थोड़े कम लोग जाएंगे, धीरे धीरे जाने लगेंगे, जिनको जाना है वही जाएंगे, उतना तो पेट्रोल डीजल कम होगा, उतना तो पोल्यूशन कम होगा। अच्छा, सब रोड पर मैं दिल्ली के नई दिल्ली में नहीं बना सकता। जैसे ई रिक्शा हमने चालू की, तो सब जगह पर ई रिक्शा नहीं हो सकती, सब जगह साइकिल नहीं हो सकती। तो हमको एरिया देखकर कुछ ट्रैक बनाकर हम धीरे धीरे कोशिश करें। नहीं, उसके पीछे का जो प्रतिष्ठा वाला भाव है ना, या हीन भावना है कि साइकिल कैसे चलाए, उसको थोड़ा हटाना पड़ेगा, ग्लैमराइज करना पड़ेगा। मुझे लगता है उससे हो सकता है। हाँ, हेलो। ये सीमेंटेड रोड के बारे में एक हमारा छोटा सा सुझाव है। ये अभी 2-3 बार हम जेपी एक्सप्रेसवे से क्रॉस हुए, तो सीमेंटेड रोड होने की वजह से, टायर गर्म होने की वजह से, गर्मी के दिनों में उसमें हवा बढ़ जाती, जिसकी वजह से टायर फटती है। जो बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं वो पेपर में आ जाती हैं, किंतु 10-15 घटनाएं रोज होती रहती हैं। एक सुझाव ये है कि यदि जैसे बरसात में पानी बरसता है तो सड़क गीली हो जाती है और गाड़ी का टायर उसके ऊपर से निकल जाता है और टायर ठंडा हो जाएगा। तो अगर 20-30 या 40-50 किलोमीटर की दूरी में 100 मीटर की रेंज में कुछ सड़क पे पानी अगर उसमें डाल दिया जाए, चलता रहे, जो रेगुलर चलता रहे, और टायर उसका ठंडा होकर के आगे निकलता जाएगा, तो ये घटनाएं इससे कम हो सकती है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आपकी और टायर सीमेंट की रोड भी खराब नहीं होगी। पहली बात तो ऐसी है कि आपकी बात सही है कि सीमेंट का जो पेमेंट है वो हार्ड होने के कारण जो पुराने टेक्नोलॉजी के टायर बने हुए हैं उसके ऊपर जाकर वो बर्स्ट होते हैं, उससे एक्सीडेंट होता है, और इसलिए अब टायर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस हुए हैं। एक बात
दूसरी बात, सीमेंट कंक्रीट का पेमेंट बनाने के बाद हम एक सोच रहे हैं, उसके लिए कमेटी मैंने अपॉइंट की, उसका रिपोर्ट आएगा कि सीमेंट रोड पर हम लोग बिटुमिन सरफेसिंग करेंगे। तो 1 इंच का बिटुमिन सरफेसिंग से ग्रिप भी आएगी, कंफर्ट भी मिलेंगे और टायर बस्ट भी नहीं होंगे। तो अब टायर इंडस्ट्री में भी उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब पहले हमारे देश में ऐसे कभी रोड बने नहीं थे, तो टायर में भी वो चेंज नहीं हुआ था, अभी उन्होंने भी किया है। और अभी हम लोग ये बिटुमिन सरफेसिंग करने की बात सोच रहे हैं, जिससे कंफर्ट मिलेगा और ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। पानी रखना तो रोड पे पानी मुश्किल हो जाएगा, संभव नहीं हो पाएगा। टेक्नोलॉजी ही उसका उपाय नितिन जी नमस्कार। मेरा नाम प्रांजल वाजपेयी है, मैं आर्किटेक्ट हूँ, अर्बन डिज़ाइनर भी हूँ। जहाँ तक इन्होंने बात साइकिल की करी, साइकिल का प्रश्न अपनी जगह है। उसके पहले सबसे ज़्यादा जो दुर्घटनाएं होती हैं वो चलने वालों की होती हैं। जो चलने वाले हैं, अभी भी हमारा ध्यान हमारे यहाँ की हम बस सड़कें बनाते हैं, पर पैदल चलने वालों के लिए साथ में पेडेस्ट्रियंस नहीं होते हैं, ग्रीन कवर नहीं होता है, साइकिल ट्रैक तो फिर भी बहुत दूर की बात है, पैदल चलने का कोई हिसाब किताब नहीं होता। अगर मैं दिल्ली की रिंग रोड की बात करूं, आउटर रिंग रोड की बात करूं, कहीं पे भी कवर नहीं है, ग्रीन कवर भी नहीं है, पेड़ों की छांव नहीं है। अब क्या मैं समझ गया, मैं आपको जवाब देता हूं। आपकी बात बिल्कुल सही है। दिल्ली से जयपुर रोड है, इसको जब ये पुराने सरकार में बना है, मामला बंद पड़ा था, इसमें अंडरपास काट दिए, ब्रिजेस काट दिए, क्योंकि वायबिलिटी आए। तो पहली बात तो हम सब जगह पर अंडरपास बना रहे, फ्लाईओवर बना रहे, और हमने ये जो इकोनॉमिक वायबिलिटी का नाम पर था, इसको बंद करके हमारे जेब से, अभी ये हीरो होंडा वगैरह जो ब्रिज है, मैं बजट से बना रहा हूँ, 52 ब्रिजेस बनाए हमने अभी दिल्ली जयपुर रोड पर, और उसमें 7 जगह पर हम लोग क्रॉसिंग के लिए स्पेशल ये भी बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बड़े प्रमाण पर अब हमने चेंजेस किया है। अब कुछ जगह ये भी करने की स्थिति नहीं है। अब ये धौला कुआं से मानेसर, मैं रोज़ तकलीफ, मेरे को भी 1-1 डेढ़ घंटा लगता है। अब मैं पीछे पड़कर डिफेंस को मैंने सब परमिशन लाई है, 3 महीने में काम शुरू करूँगा। और यहाँ भी मैं अंडरपास करके ये पूरे रोड को, जो आपका ताज पैलेस के सामने का रोड है, वो भी उसको वाइंड करना है 13 मूर्ति लेन तक, और अंदर में वो पूरा धौला कुआं से मानेसर से लेकर हम ये करें। और अब हवा में चलने वाली बसेस ला रहे हैं, जो मैं भी देख के आया हूँ कि ऊपर के ऊपर 100 लोग बैठ के ऊपर के ऊपर निकल जाएंगे। तो पहला प्रोजेक्ट हमको ये मानेसर से साई धौला कुआं शुरू करना था, पर वो सिक्योरिटी वगैरह के मामले आए, जैसे यहाँ तकलीफें बहुत रहती है। तो अभी उसकी परमिशन क्लियर होकर मैं 3 महीने के अंदर ये काम शुरू करने की कोशिश करूँगा, जिसमें आप हवा ऊपर में चलोगे, तो फिर उसके कारण भी प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, हाँ अब बोलिए। नहीं बोलिए। मेरा नाम अशोक पुरानिक है और मैं उसमें मैं नहीं, देखिए मैं आपको तो, एक नेशनल हाईवे है, एक स्टेट हाईवे है, एक डीडीए के रोड है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रोड है। आपका मैं ओनली नेशनल हाईवे के लिए जिम्मेदार हूँ। अब मेरे साथ नहीं है विषय, मेरे साथ नहीं, वो ये वेंकैया नायडू जी का जो अर्बन डिपार्टमेंट है ना, उसके साथ मेरे साथ उस विभाग के मंत्री आएंगे, बोलेंगे। मेरा नाम अशोक पुरानिक है और मैं ट्रॉमा डॉक्टर हूँ। ऑस्ट्रेलिया से ट्रेनिंग ली है मैंने, ट्रॉमा सर्जरी की आज से 12 साल पहले, और मैं वेट कर रहा था कि कोई आदमी कहे कि 4% trauma deaths increase हो गए हैं. I admire Mr. Gadkari's this particular quality, and I can give you the suggestions if somebody is really open in this forum. To be very short, what we require is to be safety implementation, preventive strategies. We have everything in the place, but unfortunately, implementation is lacking. Of course, the road designs, the vehicle, the age of the vehicles, the kind of driver, the licensing authorities, so many things are involved. And this is very close, this particular topic is close to my heart. That's why all the way I went to Australia and spent trauma surgery, 2 years training over there. And I will write to you, Mr. Gadkari. My you are absolutely correct. Yeah. And I can reduce those 4% fatalities. Yes. आपके जो बात है वो मैं ये स्वीकार करता हूँ कि इसमें आप जो कह रहे हो वो करना चाहिए। अभी हमने एम्बुलेंसेस का किया है, रेड जोन तैयार किया है और 4 पेशेंट एक समय ले जाएंगे, ऐसी वेल इक्विप एम्बुलेंस तैयार करने का डिज़ाइन पक्का किया है। और मैंने शिरडी के ट्रस्ट को भी प्रपोजल दिया चेयरमैन को कि आपके नाम पर 1000 एम्बुलेंस आप चलाइए, हम आपको एनएच पर जगह देंगे। और दूसरी बात डॉक्टर साहब ये की है कि एनएच के बाजू में एक 5 किलोमीटर के रेंज में जहाँ कोई हॉस्पिटल्स होंगे, कुछ जगह पर ट्रॉमा सेंटर करके उसके इक्विपमेंट्स हम ग्रांट इन एड करके हमारे तरफ से देंगे। और इसमें एक बात सच है आपकी कि फॉरेन कंट्रीज़ में इसके बारे में जितना अवेयरनेस है, जितनी कटिबद्धता है, जितना सरकार का अप्रोच चाहिए, उतना हमारे देश में नहीं है। ये हमारी कमी है। पर मैं भी एक्सीडेंट मेरा भी हुआ है, मेरा पैर 4 जगह टूटा हुआ है।
मेरे जो पूर्व सेक्रेटरी उनका लड़का, यंग लड़का मर गया इसमें, विजय चिब्बर करके थे। तो मैं इसमें बहुत सेंसिटिव हूँ। एक बार रोड कंस्ट्रक्शन कितना ज़्यादा हुआ, उससे ज़्यादा भी 2 साल के अंदर हम इस क्षेत्र में इतना काम करेंगे कि 50% लोगों की कम से कम जान बचाने का काम करेंगे। और आप जो कह रहे हो वो सही है, मैं सब काम पर कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू। बिल्कुल, चलिए एक और सवाल, आखिरी सवाल लेते हैं। आखिरी सवाल तो मेरा ले लीजिए सर। माननीय मंत्री जी, मुझे बहुत खुशी है आपसे मिलकर के, और आपसे एक विनती है कि हमारे देश में जेंडर न्यूट्रल लॉज कब आएंगे। ये सवाल थोड़ा हटके है, आपके विषय का नहीं है, बट सामान्य कानून कब आएंगे हमारे देश में, महिला और पुरुष को समान रूप से कब देखा जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे काम में थोड़ा बहुत जो सफलता मिली इसका कारण ये है कि मैं अपने काम के सिवा दूसरे काम में ना ध्यान देता हूँ ना मैं बोलता हूँ। लेकिन सर आपने अभी ये बोला था, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ और आपकी जो बात की भावना है मैं उचित जगह पर पहुँचाऊंगा। सर आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि वे देयर इज विल देयर इज वे, और मुझे लगता है कि आपकी विल है, आपको ही वे निकालना पड़ेगा। ओनली आई एम लिमिटेड फॉर माई मिनिस्ट्री, फॉर द अदर इश्यूज आई विल टेक योर रिकमेंडेशन एंड कन्वे टू द प्रॉपर पर्सन। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। चलिए इसके साथ ही अच्छा एक महाराज जी, अच्छा बोलिए, पूछिए, आप पूछिए। मेरा क्वेश्चन, मैं शकुन गुलेरिया कांगड़ा हब से, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला, जो हम रोड टोल देते हैं हाईवेज पे, फर्स्टली हम टैक्सेस भी भरते हैं और आप कह रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन से भी बजट्स इंक्रीज हो जाएंगे। वाई डू वी स्टिल एंड अप पेइंग दोज रोड टैक्सेस, रोड टोल्स, जबकि हम टैक्सेस भी भर रहे हैं और फिर हम टोल भी भर रहे हैं? देखिए, टैक्सेस का इसका कोई संबंध नहीं है, वो अलग अलग योजना में जाता है। जो टोल देते हैं वो रोड के, जैसे उदाहरण के लिए बताता हूँ, मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुंबई से पुणे आने के लिए 11 घंटे लगते थे, अब लोग 2 घंटे में आते हैं। तो डीजल भी बचता है, पेट्रोल भी बचता है और समय भी बचता है। और दूसरा, आप नाराज मत होना, मैं आपको एक बात, कल मैंने वहाँ भी कहा था, ये कार्यक्रम अशोका होटल में हुआ है, तो सुदर्शन टीवी को शायद लाखों रुपए में बिल देना पड़ा होगा। यहाँ एयर कंडीशन है, इतना बड़ा हॉल है, माइक सिस्टम है, और हमने कोई डिस्काउंट भी नहीं लिया। डिस्काउंट भी नहीं दिया। हाँ, तो फुकट में करना है तो रामलीला मैदान पर बैठो। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं थोड़ा बहुत उसमें सिंक्रोनाइज करके पॉलिसी में थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, पर एक बात याद रखना, अच्छे सर्विसेज चाहिए तो पेमेंट करना। दूसरा, वर्ल्ड में, जर्मनी में, यूएसए में, सब जगह कहीं भी जाइए आप, अगर नहीं तो मैं रोड नहीं बना पाऊंगा। मैं मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाए, वर्ली बांद्रा बनाया, बॉम्बे पुणे हाईवे बनाया, सब प्राइवेट पैसे से बनाए। मैं बैंकों से कर्जा लेता हूँ, अभी मैं लंदन से 5000 करोड़ लेके आया, मुझे पैसे वापस करना है उनके बैच पे, तो मैं कैसे कर पाता? रोड बनाने के लिए पैसे लाऊंगा तो वापस करने होंगे। सरकार का बजट बहुत कम है। आपको 2 स्थितियों में से चुनना है कि रोड न बनते हुए, एक्सीडेंट होते हुए ट्रैफिक जाम में फंसना है, या थोड़ा सा टोल देके बड़े रोड बनकर आगे जाना है। तो वर्स्ट में दोनों भी, थोड़ा आपकी तकलीफ में जानता हूँ, मैं उससे सहमत भी हूँ, पर इस देश के आर्थिक स्थिति को देखते हुए देयर इज नो ऑप्शन। इफ यू वांट गुड सर्विसेज, एक्सप्रेस हाईवे, यू हैव टू पे फॉर इट। आई हैव वन सजेशन। ये जो अभी हाईवे से 500 मीटर की दूरी पे अल्कोहल यूनिट्स, अल्कोहल शॉप्स को बंद करने का सजेशन है, उसके साथ साथ आई थिंक जो भी टोल्स हैं, आप वहाँ पर अगर अल्कोहल टेस्टिंग यूनिट जैसे बैरिकेड्स लगते हैं, वो वहाँ पे भी टेस्टिंग हो जाए। मैडम, मेरा काम नहीं है, मुझे मैंडेट मिला है। वो हाईवे पे है। नहीं, वो जो दारूबंदी मंत्री है उसका काम है। अभी ये सामाजिक कल्याण विभाग है, इनको लगा बोलो करने के लिए। मेरा काम रोड बनाने का है, और सुप्रीम कोर्ट के नियम का मैंने पालन किया। मैंने एक भी नेशनल हाईवे को एग्जाम नहीं किया। मैं नरसिंहानंद सरस्वती, अखिल भारतीय संत परिषद का राष्ट्रीय संयोजक हूं। और नितिन जी, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। अब से नहीं, कई साल पहले से, जब आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, आपकी स्पष्टवादिता का, आपकी कर्मठता का बहुत सम्मान है मेरे मन में। जो मैं 2 सुझाव आपको देना चाहता हूं, और वो आपके डिपार्टमेंट के नहीं है, आपके विभाग के नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक हैं, तो वो मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप कहीं मेरी इन बातों को पहुंचा देंगे तो ये हम सब पर एक बड़ा आपका उपकार होगा। देखिए, आपके विभाग की बात नहीं है, लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में उस स्थिति में हैं जहां आपकी राय का सभी लोग सम्मान करते हैं। एक तो मैं जो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक निवेदन तो ये है
कि पाकिस्तान से जो हम पर रोज आतंकवादी कार्रवाई होती है, हम पाकिस्तान का मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा कैंसिल करें, ये कैबिनेट एक, जहां भी आप इसे पहुंचा सके प्रधानमंत्री जी तक, कहीं तक मेरी बात को पहुंचाइए। अगर ये बात कहीं पहुंचेगी तो इस पर हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक दूसरी बात, एक्सीडेंट, आप इतने डेवलपमेंट की बातें बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, थोड़े दिनों में ये सारी रोड कम पड़ने वाली हैं, क्योंकि जनसंख्या दुगनी होने वाली है। आप अपनी कैबिनेट में ये भी कहीं रखिए कि ये जो एक्सीडेंट की जो मौतें हैं ये बहुत कम हो जाएंगी यदि ये जनसंख्या कुछ कंट्रोल हुई। तो भारत में चाइना की तरह, कम से कम चाइना के जितना सख्त हो सके इससे भी ज्यादा सख्त एक जनसंख्या नियंत्रण का कानून बने। यदि आप ये बातें मेरी तो कहीं पहुंचा देंगे तो व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत आभारी रहूंगा। मैं जरूर आपकी बात उचित जगह पहुंचाऊंगा। और उनकी बात में मैं एडिशन करता हूं, किसकी लोक संख्या वो कहना चाहते हो आप समझ गए होंगे। ठीक, क्योंकि सुदर्शन टीवी यहाँ पर खुला बोला जाता है। माननीय मंत्री जी, चलिए ठीक है। हाँ, एक अभी डॉक्टर राव हैदराबाद सवाल करिए, मुझे हवाई जहाज। आखिरी सवाल। डॉक्टर राव हैदराबाद से हूँ। जनरली इन यूएस में ऑल नेशनल हाईवेज एंड इमरजेंसी सिचुएशन दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू एयरवेज आल्सो। आर यू टेकिंग दिस केयर आल्सो फॉर आवर नेशनल हाईवेज? आने वाले इसमें 17 रोड पर एयरपोर्ट बना रहा हूँ। 17 रोड पर जो सीमावर्ती भाग है उसमें मेरी कल्पना, जिसको अभी डिफेंस से अप्रूवल भी मिल गया है, कि ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने वो भी बता रहा हूँ कि मैं बहुत बातें बता ही नहीं पाता। तो ये 17 जगह हमने निश्चित की है, जिसमें ऐसा है कि जब हवाई जहाज उतरेगा तो रोड बंद हो जाएगा, हवाई जहाज उतरेगा एयरपोर्ट चला जाएगा, फिर रोड शुरू हो जाएगा, बसेस और गाड़ियाँ जाएगी, फिर रेलवे फाटक जैसा बंद होगा, फिर हवाई जहाज आएगा, उड़ जाएगा। ऐसे 17 रोड एयरपोर्ट बना रहा हूँ मैं, और उसको मंजूरी मिली है और हम लोग कर रहे हैं। और ये विशेष रूप से राजस्थान, जहाँ 300-400 किलोमीटर बीच में एयर स्ट्रिप नहीं है, फिर अरुणाचल प्रदेश, ऐसे जगह पर ऐसी जगह है जिसमें ये लड़ाई के समय के लिए आवश्यक है। और हमारे यहाँ अभी रीजनल एयरलाइंस आई है, तो इसमें से भी कुछ कनेक्टिविटी भी बढ़ने में इसका उपयोग होगा। ऑलरेडी 17 एयरपोर्ट ऐसे हम लोग बना रहे हैं। ये मुझे बताने के लिए मैं भूल गया, पहले ही बताना था आपको। वाह नितिन जी, ऐसे ऐसे विषय आपने बताए जो सपने लगते हैं और हमें पता है कि ये सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। यही मोदी जी का न्यू इंडिया का सपना है। अभी बाकी जो सवाल नितिन जी को पूछना चाहते हैं वो ट्विटर पर नितिन गडकरी इस हैशटैग पर, इस हैंडल टैग पर पूछ सकते हैं। आगे फ्लाइट है उसके बाद। हाँ, और क्यों सर, ये नए मोटर व्हीकल एक्ट जो है हमारा, ये सिंगापुर, कनाडा, यूएसए, अर्जेंटीना, यूके और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बना। फिर इसके ऊपर राज्य सरकार ने आपत्ति बताई। तब यूनुस खान जो राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, वो 20 ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जिसमें 10 पॉलिटिकल पार्टी के मिनिस्टर थे, उन्होंने एक मुश्त उसको रिकमेंड किया। फिर ये पार्लियामेंट में गया, तो पार्लियामेंट में फिर वो सिलेक्शन कमेटी के पास गया। तृणमूल कांग्रेस के मुकुल राय उसके अध्यक्ष थे। उस कमेटी ने उसको रिकमेंड करके पूरा यूनानिमस करके फिर आया। आपने बताई हुई सब बात उसमें आई है। आप एक बार उसको इंटरनेट पर जाइए और उसको देख लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। और अब मैं इस मंच पर, मंत्री जी हटें उससे पहले, मैं ख़ास तौर से एक ऐसी शख्सियत को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ जिन्हें सीधे तौर पर कहा जाए कि वो वाकई भारत माता के वीर सपूत हैं। उनका नाम है चेतन चीता जी। जैसा नाम है वैसे ही उनकी पहचान है, और कर्मठ सैनिक जिन्होंने 9 गोलियां खाने के बावजूद भी देश को ये दिखा दिया है कि वो भारत माता के असल सपूत हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। सीधे तौर पर मैं चाहूंगी आप सभी से कि आप चेतन चीता जी को एक स्टैंडिंग ओवेशन दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ ही साथ मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी एक और शख्सियत को जिन्होंने अपनी सेवा से इस देश का मान बढ़ाया है। श्री 1008 स्वामी ब्रह्मांडपुरी जी महाराज। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आएँ, और ख़ास तौर से महाराज जी के लिए बताना चाहती हूँ कि इनके जीवन का उद्देश्य ही सेवा, समर्पण और सहयोग है। इनका कहना है कि माई लाइफ इज़ इन्वेस्टमेंट एंड यूनिवर्सल लव इज़ माई बेनिफिट। तो महाराज जी को भी मंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं। तालियों के साथ अभिनंदन।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी